हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आप लोगों को अब मैं देने वाली हूँ चैप्टर 1 का एमसीक्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सब साथ में, अगर आप लोग ने पहले अगर चैप्टर पूरा पढ़ लिया हो अच्छे से, तो आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मतलब पता होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो साथ में चलिए इसे बनाते हैं। ओके, तो चैप्टर 1 एमसीक्यू। पहला चैप्टर है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। तो उसी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में बताना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सी, शुक्र। शुक्र को हम लोग पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जानते हैं। उसको बोला जाता है कि पृथ्वी के जुड़वां ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये आप लोगों को बताना है कि सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र, पृथ्वी या बुध? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। आप लोग अगर सूर्य से तीसरा नंबर मतलब देखोगे तो पृथ्वी तीसरा नंबर पे आता है सबसे नजदीक वाले में। पहला तो बुध है। ओके, तो अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो सूर्य के जो चारों ओर हैं ग्रह, वो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो कैसे पथ पर चक्कर लगाते हैं? पहला वृत्तीय पथ पर, दूसरा आयताकार पथ पर, या तीसरा दीर्घवृत्ताकार पथ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? जो ध्रुव तारा होता है उससे हमें किस दिशा का पता चलता है, किस दिशा के बारे में हम जान सकते हैं ध्रुव तारे से? तो ध्रुव तारे से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ये सब आप लोग याद कर लेना, ये सब ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ सकता है। ये सब आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसी से मैं ले लेकर उसी को मैं आप लोगों को याद करवा रही हूँ। ओके, तो ध्रुव तारे से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, या पृथ्वी एवं मंगल के बीच? जो क्षुद्र ग्रह किन ग्रह के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति के बीच। ओके, तो क्षुद्र ग्रह हमें मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच मिलते हैं। ओके, तो ये सब याद कर लेना क्योंकि पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। छठा क्वेश्चन है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा, अमावस्या या नक्षत्र? तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग कहते हैं पूर्णिमा। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है चैप्टर में। ओके, तो ये सब याद कर लेना है आप लोगों को। नए चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या कहते हैं? नए चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या, पूर्णिमा या नक्षत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा अमावस्या। नए चंद्रमा वाली रात को हम लोग अमावस्या कहते हैं। ओके, उस समय चांद नहीं दिखाई देता है हमें, और पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हमें पूरा चांद, पूरा गोल चांद दिखाई देता है, तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। ये सब याद कर लेना। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे कहलाती हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे कहलाती हैं? वो कहलाएंगी खगोलीय पिंड। ओके,
9वां क्या है क्वेश्चन हम लोगों का? सूर्य क्या है? ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, तो आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए। ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है, लेकिन यही आप लोगों को भटका भी सकता है। सूर्य क्या है? पहला तारा है, नक्षत्र है या ग्रह है? तो सूर्य है तारा। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से पास है, मतलब तारा जो है उससे ज्यादा नजदीक है पृथ्वी से, इस चलते हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है। ओके, तो सूर्य हम तारा है। ओके, 10वां क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? सौर मंडल, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर बताइए। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल? तो इसका आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। ओके, जो हम लोगों को तारों के बहुत सारे नक्षत्र दिखाई देते हैं, जैसे मैंने कहा भी था सप्तऋषि का नक्षत्र जो होता है वो होता है, फिर रोहिणी नक्षत्र, मतलब बहुत सारे नक्षत्र दिखाई देते हैं हम लोगों को, वो तारों के विभिन्न समूहों से ही बनते हैं ना, इस चलते उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ओके, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उस तारे को कहते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उस तारे को हम लोग क्या कहते हैं? पहला ध्रुव तारा, दूसरा सूर्य या तीसरा शुक्र कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं ध्रुव तारा। मैंने पहले भी बताया कि ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा बताता है, तो उत्तरी दिशा को बताता है उस तारे को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के भी पूछेगा, इस चलते मैंने अच्छा से किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्लेनेट ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? पहला ग्राफिया, दूसरा सोल या तीसरा प्लेनेटाई? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ये सब याद कर लेना, आप लोगों को आगे भी पूछ सकता है। 13वां क्वेश्चन है, प्लेनेटाई शब्द का क्या अर्थ है? पहला परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला, बी पृथ्वी का अध्ययन या सी पृथ्वी का मापन? तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही है। प्लेनेटाई शब्द का अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला, इसलिए ग्रह को हम लोग प्लेनेट कहते हैं। वो चारों ओर घूमने वाला है, वो परिभ्रमक है। ओके, 14वां है, बुध को शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? ए 59 दिन या 59 डेज, बी 88 दिन मतलब 88 दिन, सी 50 दिन या 50 डेज? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बुध को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में 88 दिन लगते हैं। ओके, ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, और ज़्यादातर तो कंपटीशन में ये सब पूछ सकता है शायद, अगर पूछेगा तो। बुध को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? मतलब जो बुध है वो अपना जो उसका अक्ष है, अपना जो उसकी धुरी है, उस पर घूमने में उसे कितना समय, एक बार घूमने में उसे कितना समय लगता है? तो ए 55 दिन, बी 50 दिन या सी 59 दिन, मतलब 55 डेज, 50 डेज या 59 डेज? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 डेज। ओके, बुध को अपने अक्ष पर घूमने में 59 दिन या 59 डेज लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? ए 255 डेज,
या 255 दिन, बी 250 दिन या 250 डेज, सी 243 दिन या 243 डेज। सो इसका आंसर हो जाएगा 255 डेज यानी 255 दिन। शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में 255 दिन लगता है। शुक्र को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? अपनी धुरी पर उसे घूमने में कितना समय लगता है एक बार? तो उसे समय लगता है 243 दिन यानी 243 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? मतलब एक बार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है? ए 365 डेज, बी 360 डेज या सी 367 डेज। तो इसका आंसर तो हम लोग सभी को पता है 365 डेज, क्योंकि एक साल लगता है एक बार घूमने में, एक साल वो समय होता है, तो वो उसी को हम लोग 365 डेज कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? ए 5 डेज यानी 5 दिन, बी 7 दिन यानी 7 डेज, सी 1 दिन यानी 1 डे। तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन का समय लगता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? ए 6 यानी 6, बी 2 यानी 2, सी 1 यानी 1। तो पृथ्वी पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? हम लोग कितना चंद्रमा देख लेते हैं? तो 1 हो जाएगा, हम लोग एक ही चंद्रमा देखते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। पृथ्वी पर चंद्रमा की संख्या 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, मंगल को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? ए 687 डेज यानी 687 दिन, बी 685 डेज यानी 685 दिन, सी 680 डेज यानी 680 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 687 डेज। मंगल को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण एक बार पूरा घूमने में 687 दिन का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मंगल को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? ए 7 डेज यानी 7 दिन, बी 5 डेज यानी 5 दिन, सी 1 डे यानी 1 दिन। तो मंगल को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन लगता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। मंगल पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? ए 1 यानी 1, बी 5 यानी 5, सी 2 यानी 2। तो मंगल पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। मंगल पर चंद्रमा की संख्या 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? ए 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल, मतलब 11 ईयर्स 11 मंथ्स लगभग 12 ईयर्स, बी 12 साल 11 महीने लगभग 13 साल, सी 10 साल 11 महीने लगभग 11 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा, बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लगते हैं। ओके, ऐसे ही घुमा घुमा के पूछेगा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी, तो याद कर लेना अच्छा से, इसको 3-4 बार देख लेना, कम से कम याद हो जाएगा अपने आप।
क्वेश्चन नंबर 25 है, बृहस्पति को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? ए 9 घंटे 56 मिनट यानी 9 आवर्स 56 मिनट्स, बी 9 घंटे 50 मिनट 9 आवर्स 50 मिनट्स, सी 9 घंटे 55 मिनट 9 आवर्स 55 मिनट। तो बृहस्पति को अपने अक्ष पर घूमने में समय लगता है 9 आवर्स 56 मिनट्स यानी 9 घंटे और 56 मिनट। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बृहस्पति पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? ए लगभग 55 यानी 55, बी लगभग 50 यानी 56, सी लगभग 53 यानी 53। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 53। ओके, बृहस्पति पर चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। ये सब याद करना। ओके, ये सब पूछ सकता है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स में। अगर हो कि मतलब हम अगर सर को करना हो कि हम लोग बुक्स के अंदर से देंगे क्वेश्चन जो है उसी में से नहीं देंगे, तो ये सब पूछ सकते हैं आप लोगों से। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शनि को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? ए 29 साल 1 महीने यानी 29 ईयर्स 1 मंथ, बी 29 साल 5 महीने यानी 29 ईयर्स 5 मंथ्स, सी 29 साल 7 महीने यानी 29 ईयर्स 7 मंथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शनि को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण को पूरा करने में लगता है 29 साल 5 महीने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। शनि को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? मतलब शनि को अपनी धुरी पर घूमने में, अपनी धुरी पर एक बार पूरा घूमने में कितना समय लगता है? तो ए क्या लगता है आप लोगों को, क्या हो सकता है? ए 10 घंटे 40 मिनट 10 आवर्स 40 मिनट्स, बी 10 घंटे 45 मिनट यानी 10 आवर्स 45 मिनट, सी 10 घंटे 50 मिनट यानी 10 आवर 50 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो शनि को अपने अक्ष पर घूमने में लगते हैं 10 घंटे 40 मिनट यानी 10 आवर 40 मिनट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, शनि क्वेश्चन नंबर 29 है, शनि पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? तो ए लगभग 50 यानी 50, बी लगभग 53 यानी 53, सी लगभग 57 यानी 57। तो शनि पर चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। यूरेनस को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? ए 80 ईयर्स मतलब 80 साल, बी 82 ईयर्स मतलब 82 साल, सी 24 ईयर्स यानी 84 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में 84 साल लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 50 यानी 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस बनाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स में, जो कि आप लोगों को सारा जो चैप्टर 1 है वो कवर कर लेगा। अगर ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछेगा तो आप लोग को आ ही जाएगा, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो इसे ज़रूर 3 से 4 बार आप लोग देख लेना कि आप लोगों को याद हो जाए अच्छे से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरेनस को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? ए 17 आवर्स 14 मिनट यानी 17 घंटे 14 मिनट, बी 17 आवर्स 21 मिनट्स यानी 17 घंटे 21 मिनट, सी 17 घंटे 28 मिनट यानी 17 आवर्स 28 मिनट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सूर्य को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में
17 घंटे 14 मिनट लगते हैं, यानी 17 आवर्स 14 मिनट्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, यूरेनस पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? यूरेनस पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? ए लगभग 20 यानी 20, बी लगभग 25 यानी 25 और सी है लगभग 27 यानी 27। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 27। यूरेनस पर चंद्रमा की संख्या है लगभग 27, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है हम लोगों से कि नेपच्यून को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? ए 160 ईयर्स मतलब 160 साल, बी 164 ईयर्स मतलब 164 साल, सी ए 168 ईयर्स मतलब 168 साल। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कि नेपच्यून को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में लगता है लगभग 164 साल, मतलब आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है कि नेपच्यून को अपनी अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? ए 16 घंटे 2 मिनट यानी 16 आवर्स 2 मिनट्स, बी 16 घंटे 5 मिनट यानी 16 आवर्स 5 मिनट्स, सी 16 घंटे 7 मिनट मतलब 16 आवर्स 7 मिनट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 घंटे 7 मिनट यानी इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है, नेपच्यून पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? ए 13, बी 15, सी 17। तो नेपच्यून पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। सूर्य के बहुत नजदीक चट्टानों से बने ग्रहों को क्या कहते हैं? ए बाह्य ग्रह, बी आंतरिक ग्रह या सी ए और बी दोनों। तो सूर्य के बहुत जो नजदीक चट्टानें हैं उस चट्टानों से बने ग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? ये तो आप लोगों को नजदीक है, मतलब आंतरिक ग्रह कहेंगे उसको। तो आंसर बी हो जाएगा। ये तो आप लोगों का हम बताया ही था। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्य से बहुत दूर है और जो बड़े आकार तथा गैस और तरल पदार्थ से बने ग्रहों को हम लोग क्या कहते हैं? ए बाह्य ग्रह, बी आंतरिक ग्रह या सी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता है, सूर्य से दूर बोल रहा है मतलब बाह्य ग्रह होंगे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38वां है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल किन्हें कहा गया है? ए इंद्र देवता को, बी शिव को या सी सूर्य देवता को। तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल कहा गया है सूर्य देवता को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सौर शब्द का अर्थ क्या है? ए सूर्य से संबंधित, बी शिव से संबंधित या सी विष्णु से संबंधित। तो सौर मंडल, इससे आप लोगों को पता चल रहा है कि सूर्य का जो मंडल है उसे कहते हैं। तो सूर्य सौर है तो सूर्य से संबंधित होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, सूर्य परिवार को क्या कहा जाता है? ए तारामंडल, बी नक्षत्र मंडल, सी सौर मंडल। तो इसका भी आंसर हम लोगों ने अभी दिया है कि सूर्य का परिवार है तो इसे सौर मंडल ही कहेंगे। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, ज्योग्राफी का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ है? पृथ्वी का विवरण, बी सूर्य का विवरण या सी ग्रह का विवरण। तो ज्योग्राफी है मतलब पृथ्वी का ही विवरण होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योग्राफी का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है,
जियोलॉजी का अर्थ क्या है? ए सूर्य का अध्ययन, बी पृथ्वी का अध्ययन या सी तारों का अध्ययन। तो इसका भी आंसर है कि जियोलॉजी है मतलब पृथ्वी का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 43 है ज्योमेट्री का अर्थ क्या है? ए पृथ्वी का मापन, बी सूर्य का मापन या सी पहाड़ का मापन। तो ज्योमेट्री है तो इसका आंसर भी हो जाएगा पृथ्वी का मापन, ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 है जियो प्लस ओइडस ओइडस का अर्थ है ए सूर्य के आकार के अनुरूप, बी तारा के आकार के अनुरूप या सी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो इसका आंसर भी है कि इसका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 है खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति से संबंधित अध्ययन करने वालों को कहते हैं ए खगोल शास्त्री, बी गणित शास्त्री या सी राजनीतिक शास्त्री। तो जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करेगा उसे कहेंगे खगोल शास्त्री। गणित शास्त्री तो उसे कहेंगे जो गणित का अध्ययन करता हो, और राजनीतिक शास्त्री उसे कहेंगे जो राजनीति का अध्ययन करता हो। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध क्या थे? पहला पुरातत्वविद थे, बी खगोल शास्त्री थे या सी राजनीतिक शास्त्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 है सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? लगभग 10 करोड़ किलोमीटर दूर, बी लगभग 13 करोड़ किलोमीटर दूर यानी 13 करोड़ किलोमीटर दूर, और सी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 48 किस ग्रह का आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है? ए शुक्र की, बी बुध की या सी मंगल की। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, क्योंकि शुक्र को हम लोग पृथ्वी का जुड़वां ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आकार और आकृति में बिल्कुल पृथ्वी के समान है। ओके। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? ए नेपच्यून को, बी मंगल को या सी प्लूटो को। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो, क्योंकि इसे ही बौना ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी शुक्र या सी मंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है, इस चलते पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। अभी तक सौर मंडल में अभी तक किसी पे हम लोगों ने जीवन नहीं देखा है कि जीवन है या नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं तो पृथ्वी को कहा जाता है ए लाल ग्रह, बी नीला ग्रह या सी हरा ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी पर पानी और जीवन है, इस चलते इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी अगर आप लोग अंतरिक्ष देखोगे तो नीला ही दिखाई देगा क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 52 है पृथ्वी के उपग्रह को क्या कहा जाता है? ए सूर्य कहा जाता है, बी तारा कहा जाता है या सी चंद्रमा कहा जाता है। तो पृथ्वी के उपग्रह को हम लोग चंद्रमा कहते हैं, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53 है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल है? ए 1/4, बी 2/4 या सी 3/4। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। तो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 54 है चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? ए 1,84,000 किलोमीटर मतलब
1,24,000 किलोमीटर, बी 3,84,000 किलोमीटर यानी 3,84,000 किलोमीटर, सी है 5,84,000 किलोमीटर यानी 5,84,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी 3,84,000 किलोमीटर दूर। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रकाश की गति है ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या सी 7 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आप लोगों को मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया था, जो पॉइंट दिया हुआ रहता है चैप्टर के बगल में, क्या आप जानते हैं ये सब, उसमें ये सब है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है इससे भी। तो प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए लगभग 2 मिनट, बी लगभग 5 मिनट, सी लगभग 8 मिनट। यानी ए लगभग 2 मिनट्स, बी लगभग 5 मिनट्स या सी लगभग 8 मिनट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है, मतलब आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहा है, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने और कब रखा था? ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1929 यानी 20 जुलाई 1969, बी एनी बेसेंट 20 जुलाई 1969 या सी महात्मा गांधी 20 जुलाई 1969। तो इसका आंसर तो हम लोग को सबको पता है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था 20 जुलाई 1969 यानी 20 जुलाई 1969 को। क्वेश्चन नंबर 58 है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है? ए लगभग 20 डेज मतलब 20 दिन, लगभग 25 डेज मतलब 25 दिन, लगभग 27 डेज यानी 27 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 27 डेज। तो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में लगभग 27 डेज लगते हैं यानी 27 दिन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है, लाखों तारों के समूहों की पट्टी को क्या कहते हैं? ए आकाशगंगा, बी तारा गंगा या सी सौर्य गंगा। तो इसका आंसर तुम लोग को पता है कि लाखों तारों के समूह की पट्टी को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर निर्माण करती हैं ए पृथ्वी का, बी सूर्य का या सी ब्रह्मांड का। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड का। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। तो यहीं पे हम लोगों का एमसीक्यू खत्म हुआ। अब मैं आप लोगों को जल्दी इसका क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगी, फिर हम लोग अगला चैप्टर जल्दी ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा सभी। अभी ठंडी है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अच्छे से सब लोग स्वेटर ये सब पहनिए और बीमार बिल्कुल नहीं पड़िए क्योंकि आप लोगों का अब एग्ज़ाम भी आने वाला है जल्दी ही। सो बाय बाय। ओके।